दोस्तों, एनसीईआरटी की पुस्तक भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत, इसमें एक टॉपिक है कि उत्तर भारत में साम्राज्य के विस्तार के लिए जो संघर्ष हुए उसमें भारत में बाबर का आगमन और मुगल साम्राज्य की स्थापना के संबंध में ये वीडियो है। दोस्तों, आने वाले परीक्षा में जैसे टीजीटी शिक्षक नियुक्ति, जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, एसएससी सीजीएल की जितने भी प्रतियोगिताएं होती हैं वो परीक्षाएं, और सहायक अध्यापकों के लिए जो आकलन परीक्षा होने वाली है भावी दिनों में, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर होगा। मैं हूं मधुसूदन प्रमाणिक, पेशे से शिक्षक हूं, असिस्टेंट टीचर इन मिडिल स्कूल गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। मेरी उपलब्धि यह है कि मैं इसमें इतिहास में मेरा ऑनर्स है और मैं अब तक जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दे चुका हूं। तो दोस्तों, मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए, शेयर कीजिए, और इसी क्रम में हम आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बाबर जो था अब्दाली, उसके पहले मोहम्मद गौरी और उसके पहले मोहम्मद बिन कासिम, इस तरह से कई सेनानायक आए, आक्रांता आए और भारत पर लूटपाट किया और चले गए। लेकिन बाबर एक ऐसा व्यक्ति निकला जो भारत में रह गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कैसे की? काबुल पर वो जब समरकंद से शैबानी खान ने उसे खदेड़ दिया, खदेड़ने के बाद वो फरगना तरफ ना जाकर वो काबुल आ गया। काबुल में वो अपना सत्ता स्थापित कर लिया, प्रभुत्व स्थापित जब कर लिया, बाबर कहते हैं कि बाबर को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा समरकंद और फरगना के लिए, बहुत संघर्ष किए, लेकिन वो सत्ता वहाँ का हासिल नहीं कर पाया। तभी वो मन बना लिया कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहिए। वो तुजुक बाबरी अपनी पुस्तक में, जो आत्मकथा है, जो तुर्क भाषा में लिखा गया है, उसमें वो लिखता है कि मैंने हिंदुस्तान की तरफ जाना कभी नहीं छोड़ा, मैंने जो मन बनाया उसे मैंने कभी भी छोड़ा नहीं था। इधर दिल्ली की सल्तनत में इब्राहिम लोधी और बगल में मेवाड़ के राजा राणा सांगा, नीचे अहमद शाह मेवाती और उसके नीचे मेदिनी राय, ये छोटे छोटे राज्य थे। लेकिन महाराणा प्रताप, राणा सांगा के जो राज था वो बड़ा था। एक सूबेदार जो दौलत खान, वो इब्राहिम लोधी का पंजाब सूबे का सूबेदार था। वो स्वतंत्र राज्य करना चाहता था। अपने बेटे को इब्राहिम लोधी के खिलाफ भड़काने के लिए तरह तरह के बंछानाएं देकर उसे काबुल भेजा और बाबर को वो प्रेरित किया कि वो इब्राहिम लोधी के ऊपर आकर इस आक्रमण करे। वो जाकर कहने लगा कि दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा व्यक्ति है इब्राहिम लोधी, वो अत्यंत ही क्रूर, अत्याचारी और अपने राज्यकर्मियों के प्रति पूरी तरह से अत्याचार करने वाला व्यक्ति है। ये सुनकर बाबर आग बबूला हुआ। कहते हैं राणा सांगा ने भी एक दूत को भेजा काबुल, बाबर को ये प्रेरित करने के लिए कि वो भी इब्राहिम लोधी के कार्य से और इब्राहिम लोधी के आचरण से काफ़ी क्षुब्ध है, और वो बाबर को ये प्रेरित करने के लिए भेजा कि चलो आप भी इस पर आक्रमण करो। इस तरह बाबर ये प्रेरित होकर पंजाब सियालकोट, सबसे पहले वाजौर को जीतता है। वाजौर के बाद बेरा के किला में अस्थायी रूप से अपने सैनिकों को स्थापित कर देता है, और पंजाब सियालकोट के रास्ते से कहते हैं 12,000 सैनिकों के साथ बाबर भारत पर आक्रमण करता है। भारत की धरती पर जैसे ही वो प्रवेश करता है, उसके सैनिक बढ़ जाते हैं। कहाँ से बढ़ते हैं? क्योंकि दौलत खां जो लोधी था, वो सल्तनत सुल्तान का ही सेना था, लेकिन दौलत खां लोधी चूंकि वहाँ का सूबेदार था, वो सैनिकों को बाबर के सेना में शामिल कर दिया और उसकी सेना में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। बाबर आकर पानीपत की युद्ध में इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई करता है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को मैदान में ही, युद्ध के मैदान में ही गाड़ दिया जाता है।
और बाबर जीत लेता है। क्योंकि बाबर ये अपेक्षा करता था कि इब्राहिम लोधी की लड़ाई के वक्त राणा सांगा मेरा साथ दे, लेकिन जब लड़ाई चल रही थी राणा सांगा अपने राज्य में पूरी तरह से मशगूल था। बाबर को ये बात बहुत ही बुरी लगी और राणा सांगा से भी दो दो हाथ करने के लिए वो तैयार हो गया और संघर्ष बढ़ते गए। एक साल बाद 1527 ईस्वी को आगरा के समीप खनवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। बाबर की सेना एक तरफ, दूसरी तरफ राणा सांगा, मोहम्मद खां लोधी जो इब्राहिम लोधी का भाई था, महमूद खां मेवाती और मेदिनी राय जो नीचे आगरा के और मध्य प्रदेश के आसपास के राज्य, छोटे से राज्य का राजा था मेदिनी राय। ये चारों एक तरफ और बाबर एक तरफ खनवा का युद्ध होता है। खनवा के युद्ध में महमूद खां लोधी जो इब्राहिम लोधी का भाई वो भाग खड़ा होता है और उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में अफगान सरदारों के बीच चला जाता है। दूसरा महाराणा प्रताप राणा सांगा मेवाड़ भाग के चला जाता है। कहते हैं वो फिर से बाबर के साथ युद्ध के लिए युक्ति करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उनके सरदारों ने उनके और जो उनके आमिर लोग थे, सरदार लोग थे, छोटे छोटे जो जमींदार थे, उन लोगों ने मिलकर उसे जहर देकर मार दिया। ये फैक्ट इतिहास में भी है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में होता है। 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खनवा का युद्ध, जीत सब में बाबर की होती है। 1528 चंदेरी का युद्ध जो होता है, मेदिनी राय वहाँ के राजा और बाबर के बीच होता है। चंदेरी राय मारा जाता है। बाबर को पता चलती है, ठीक 1 वर्ष बाद बाबर को उसी बीच ये पता चलता है कि उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके में जो है अफगानों का कुछ हलचल चल रहा है। बाबर वो चौकन्ना हो जाता है और उधर कुछ करना शुरू कर देता है। बनारस पार करने के बाद एक और नदी जो घाघरा नदी कहते हैं, उसके किनारे जाकर अपने मोर्चा संभाल लेता है। मोर्चा संभालने के बाद महमूद शाह लोधी जो खनवा के युद्ध के बाद 1 वर्ष पहले, एक डेढ़ साल पहले जो भागकर चला जाता है, वो जहाँ सरदारों के द्वारा, अफगान सरदारों के द्वारा उसे पूरा भव्य स्वागत किया जाता है। नुसरत शाह जो बंगाल का शासक था, वो उसका दामाद था, यानी इब्राहिम लोधी की बेटी को उसको विवाह किया था, इसलिए वो ससुर दामाद थे, मान के चलिए। वे दोनों यानी संयुक्त सेना, बंगाल की सेना और अफगानों की सेना के संयुक्त सेना के साथ बाबर की लड़ाई होता है, लेकिन अनियमित। क्यों? क्योंकि बीच में ही बाबर का जो है तबीयत बिगड़ने लगता है और वो वहीं से वापस चला जाता है। अधिकांश क्षेत्रों में अफगान सरदारों का प्रभुत्व हो जाता है, अधिकार हो जाता है, और कुछ क्षेत्रों में मुगलों का यानी बाबर के जो राज्यकर्मी हैं या कह लीजिए उनके द्वारा समर्थित सरदारों को सौंप दिया जाता है और बाबर लौटकर आगरा चले जाते हैं और आगरा के समीप उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसे चारबाग नामक एक उद्यान है जहां उसे गाड़ दिया जाता है। कहते हैं शेरशाह सूरी ने कुछ वर्षों के बाद, शेरशाह सूरी जब दिल्ली की शासक बनता है, तब वह उसकी कब्र को खुदवा कर लेकर चला जाता है और काबुल में उसकी अस्थियों को वहाँ डाल दिया जाता है और कब्र बनाया जाता है। अब आते हैं कि इन जो चारों युद्धों में, पानीपत, खनवा, चंदेरी और घाघरा के युद्धों में बाबर के कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई। हम देखेंगे कि पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने अपने लोगों के बीच काबुल में एक सिक्का जिसका नाम शाहरुख था बांटा जाता है, जिसके कारण काबुल के लोग या उसके अनुयायी या उसके राजकर्मी या उसके सेना सभी ने बाबर को कलंदर की उपाधि देते हैं। क्या? कलंदर की उपाधि। बाबर को पानीपत के युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि मिलती है।
कलंदर का मतलब क्या होता है? कलंदर का मतलब दानी मान के चलिए। और खनवा युद्ध के बाद 1527 में खनवा के युद्ध के बाद बाबर को उनके लोगों के द्वारा गाजी की उपाधि दी जाती है। गाजी का मतलब होता है सेना। हमने ये देखा है कि गाजी का मतलब होता है वो सेना है। तो खनवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि, पानीपत के युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि। देखिए, एक चीज और आता है कि बाबर ने जिहाद का प्रयोग किन किन लड़ाई में किया। जिहाद का प्रयोग हमेशा उन्होंने हिंदू राज्यों के विरुद्ध जब लड़ाई लड़ा तब किया। पानीपत युद्ध के बाद उसके सैनिक पूरी तरह से हार चुके थे। यानी कहने का मतलब यह है कि वो पूरी तरह से बिखर चुके थे, पूरी तरह से थक चुके थे और वो काबुल जाना चाहते थे। लेकिन बाबर ने उनको प्रेरित करने के लिए जिहाद, जो अपने धर्म की रक्षा करना जिहाद है, न कि दूसरों के धर्म को नष्ट करना, दूसरे के धर्म को तोड़ना और दूसरे के धर्म को मिटाना। जिहाद का अर्थ नहीं है। जिहाद का अर्थ है अपने ऊपर या अपने संगठन में छिपी हुई कमियों को दूर करना जिहाद है। इतिहास के तथ्यों को अगर गौर से देखेंगे तो आपको जिहाद या अन्य बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका मतलब आज की परिस्थिति में हम अलग निकालते हैं, लेकिन इतिहास में अगर झांक के देखिए तो आपको मिलेगा। बाबर ने भी यही चीज किया। बाबर में सबसे बड़ी कमजोरी थी सूरा और सूरी। सूरा और, समझ रहे हैं? तो ये सूरा और सुंदरी का प्रयोग उन्होंने वर्जित कर दिया। सूरा यानी शराब छुड़वा दिया, अपने सैनिकों को शराब छुड़वा दिया। अपने सैनिकों में जो लगने वाला कर था तमगा, उसे भी हटा दिया और कहा कि अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ो, जिसे उन्होंने जिहाद नाम दिया। जिहाद बहुत पहले से, जिहाद मोहम्मद गौरी ने भी प्रयोग किया था। जिहाद का मतलब अपने धर्म की रक्षा करना है, अपने धर्म को शांतिपूर्वक अपने धर्म को फैलाना है, न कि किसी के धर्म को नष्ट करके फैलाना है। जिहाद बाबर ने भी की थी। देखिए, इब्राहिम लोदी के साथ जब लड़ाई पानीपत की युद्ध हुई तब जिहाद का प्रयोग उसने नहीं किया। राणा सांगा और मेदिनी राय के साथ 1526 और 1527 और 1528, यानी कि राणा सांगा और मेदिनी राय के साथ जब युद्ध हुआ तब जिहाद का प्रयोग किया। और फिर घाघरा के युद्ध में अफगानों और नुसरत शाह के खिलाफ नहीं किया। तो इतिहास भी इतिहास का जब हम मतलब निकालेंगे, इतिहास भी एक मैसेज देता है कि आप देखिए, आप इतिहास को पलट के देखिए जिहाद क्या करता है। जिहाद कभी नहीं कहता है। जिहाद तब होता है जब अगला, यानी आपका प्रतिद्वंदी, जब मुस्लिम गैर मुस्लिम हो या हिंदू हो या अन्य धर्म के लोग, तब जिहाद होता है। और इसके ये भी मायने निकलते हैं कि जिहाद का प्रयोग या हिंदुओं में हिंदुत्व का प्रयोग यानी धर्म का प्रयोग अपने सिर्फ सत्ता के लिए किया जाता है। साम्राज्यवादी लोग, सत्ता लोलुप लोग, नेता और शासक वर्ग हमेशा अपने धर्म का प्रयोग, या मुस्लिम कहें तो जिहाद और हिंदू कहें तो हिंदुत्व का प्रयोग तभी किया है जब उसे सत्ता की आवश्यकता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ नहीं किया और महमूद लोदी के साथ भी घाघरा के युद्ध में नहीं किया। क्यों? क्योंकि आने वाला मेरा जो प्रतिद्वंदी है, उसका जो प्रतिद्वंदी है वो तो सेम है। तो फिर वहां जिहाद का अर्थ कहाँ रहता है? तो जिहाद तो वहां भी होना चाहिए था। तो जिहाद का अर्थ लड़ाई लड़ने से नहीं है, दूसरे के धर्म को नष्ट करने से नहीं है। अपने ऊपर, अपने में निहित जो दोष है उसको निकाल फेंकना ही जिहाद है। तो दोस्तों, बाबर फरगना से लेकर बाबर के युद्धों के बारे में हमने चर्चा की। बाबर का फरगना से लेकर घाघरा तक और उसकी मृत्यु तक जो भी इतिहास है मैंने संक्षिप्त रूप से कर दिया। इसका पीडीएफ जो है लिखित रूप से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वीडियो में मिल जाएंगे। आपको आने वाले एग्जाम्स में जैसे JSSC, CGL, TGT शिक्षक नियुक्ति परीक्षा,
आकलन परीक्षा जो सहायक अध्यापकों के लिए है उसमें, और बीपीएससी जेपीएससी में ये छोटे छोटे तथ्य प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आप काम आ सकते हैं। इनको आप ध्यान से सुनिए, तथ्यों को समझिए, कंटेंट आपका ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा लिख पाएंगे और ज़्यादा समझ पाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, इसके बाद की वीडियो को भी देखिए, इसके पहले को भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए। धन्यवाद।